औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर खान उस्मानज़ी। जबकि एक दफ़ा फिर एक नए एपिसोड के साथ हम मौजूद हैं। जिस तरह हमने फ़ॉरेन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें हम उन पाकिस्तानियों को, उन नौजवानों को बुलाते हैं जो इस वक्त बाहर ममालिक के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। हम उनसे सवालात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। आज भी हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है जिनका नाम शहरियार फरीद है। बेसिकली ताल्लुक फैसलाबाद पाकिस्तान से हैं, जबकि इस वक्त अपने एमएस के सिलसिले में डेनमार्क में मौजूद है। लेकिन डेनमार्क में आने से पहले उन्होंने अपने 3 सेमेस्टर्स यूरोप की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं। तो उनको सबसे पहले शहरियार फरीद में आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, बहुत शुक्रिया अमर भाई। शहरियार, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आप कब पाकिस्तान से गए हैं, आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या है और आप इस वक्त कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। रबी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उमर भाई बेसिकली मैं अपने मास्टर्स के सिलसिले में जो है वो अक्टूबर 2020 में जो है वो यूरोप आया था। और जिस स्कॉलरशिप पे मैं हूँ इसका नाम है इरास्मस मंदर स्कॉलरशिप। और जो जिस फील्ड के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ इसका जो एक शॉर्ट एब्रीविएशन है वो है ईसीटी प्लस, जिसे हम इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन एंड टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। तो अभी जो है मैं अपने फाइनल सेमेस्टर की जो कंपल्सरी थीसिस है तो उस सिलसिले में जो है वो अभी डेनमार्क में हूँ। अच्छा शेरियार, आपने जिस स्कॉलरशिप का जिक्र किया इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप, तो आप ज़रा इसके बारे में डिटेल में बताएं कि ये स्कॉलरशिप कौन अनाउंस करता है, कौन फाइनेंस करता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं फिर आपको। उमर भाई इसकी इस तरह था जिस तरह कि आपने पहले भी कुछ स्कॉलरशिप होल्डर्स के साथ सेशन किए होंगे। तो जो बाकी स्कॉलरशिप्स होते हैं उनमें आप सिंपली जो है वो यूनिवर्सिटी या जो भी फंडिंग एजेंसी है उनको आप जो है वो एक एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं कि जी मैं अपना मास्टर्स, अपना अपनी पीएचडी या अपना बैचलर जो है वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है वो करना चाह रहा हूँ। लेकिन जो जो ये स्कॉलरशिप है इरास्मस मदर जो कि यूरोपियन यूनियन जो है वो फंड करता है। तो इस सिलसिले में ये बाकी स्कॉलरशिप से थोड़ा-सा मुख्तलिफ इस सेंस में कि इसमें आपको डायरेक्ट मतलब मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंस और मास्टर इन केमिस्ट्री और मास्टर इन लॉ जो है वो इस तरह आपको नहीं मिलेगा। इसमें बेसिकली उन्होंने जो भी वर्ल्ड की नीड्स होती हैं उसके मुताबिक 3, 4 या 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, वो मिलके एक प्रोग्राम डिज़ाइन करती हैं जो भी वर्ल्ड की नीड्स होती हैं। तो देन वो उनकी वो जो है वो फंडिंग के लिए यूरोपियन यूनियन को अप्लाई करते हैं और जैसे ही फंडिंग अप्रूव हो जाती है तो फिर वो एप्लीकेशन जो हैं वो एक एप्लीकेशन अनाउंस करते हैं मास्टर्स के लिए। और ये जो इरास्मस मंदर स्कॉलरशिप है ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये सिर्फ मास्टर्स के लिए है, ये ना बैचलर्स के लिए है और ना ही ये पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप है। और इसके अलावा इस इनका एक वेबसाइट है इरास्मस मंदस कैटलॉग, जो कि मैं आपको बाद में उसका लिंक भी शेयर कर दूँगा, जो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। अगर आप उस लिंक के ऊपर जाएँ तो वहाँ पे अराउंड 150 प्रोग्राम जो हैं वो हर साल तकरीबन अनाउंस होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपने हर प्रोग्राम को चेक करना होता है अकॉर्डिंग टू योर स्टडी। लाइक जैसे कि मैं हूँ ईसीटी प्लस इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। जनरली अगर हम देखें तो ये नाम से ये सेंस बनती है कि सिर्फ वो बच्चे जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड स्टडीज कर रहे हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मगर जब हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स में जाते हैं और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट लास्ट ईयर से मेरे साथ हैं तो उनमें जो है वो बहुत सी जो फील्ड की डाइवर्सिटी है वो देखी जा रही है। मतलब मेरे साथ कुछ कोलीग्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से हैं, कुछ हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी से हैं, कुछ हैं वो बायोकेमिस्ट्री से हैं, कुछ बायोटेक्नोलॉजी से हैं, कुछ माइक्रोबायोलॉजी से हैं। तो मतलब आपने वो जो प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल्स जो है वो रीड करनी होती है कि आया कि जो जिस फील्ड में आपका बैचलर है, वो उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है या नहीं। और इसके अलावा बेनिफिट्स इसमें ये होता है कि आपको मिनिमम 2 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो आपकी मोबिलिटी करनी होती है। तो पर्टिकुलरली याद ये आप जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं। क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें होता है कि आपने 1 साल जो है वो एक यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अपना गुज़ारना है और 1 साल आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है। जबकि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें आपका हर सेमेस्टर किसी नई कंट्री और किसी नई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है। तो ये मतलब कि पर्टिकुलर नहीं है कि आपने 2 कंट्रीज़ में जाना है, 4 में जाना है, 3 में जाना है।
ये सारी चीज़ें फील्ड टू फील्ड वेरी कर रही हैं और प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी कर रही हैं। और एक और आपने सवाल पूछा था कि जो भी क्राइटेरिया है कि जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबिलिटी का, तो वो भी जो है वो एक एज़ सच कोई स्टैंडर्ड एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं है। आपको हर प्रोग्राम की वेबसाइट पे उनका अपना एक एलिजिबल क्राइटेरिया जो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। जैसा कि मेरे केस में मैं अभी अपना बैचलर्स कर रहा था, तकरीबन अभी 8वाँ सेमेस्टर मेरा शुरू हुआ था। तो जो मेरा प्रोग्राम था इसमें था कि अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अपने तकरीबन 8वें सेमेस्टर के शुरू में जो है वो एप्लीकेशन सबमिट की थी। तो मेरा बैचलर कंप्लीट होने से पहले ही मेरे पास जो है वो मास्टर्स का मेरा स्कॉलरशिप था। तो जबकि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उन्होंने कहा होता है कि जी नहीं आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए और मेबी कुछ प्रोग्राम्स होंगे उन्होंने कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी जो है वो माँगा होता है। और इसके अलावा एक बहुत मिसकंसेप्ट है कि आइल्ट्स और टोफल के बारे में कि जी अगर आप यूरोप या कहीं भी जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कंपल्सरी है। तो मैं बताता चलूँ कि मैं और मेरे साथ अभी भी कुछ कोलीग्स हैं कि हम लोग अभी तक बगैर आइल्ट्स के ही मतलब जो है वो अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। मतलब मोस्टली यूरोपियन आइलेट्स टॉफल कंट्री इन चीज में इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई एलिजिबिलिटी नहीं है, जरूरी नहीं है। नहीं वो ये चीज़ फिर डिपेंड करती है प्रोग्राम्स के अंदर। कुछ प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने मेंशन किया होता है कि अगर आपकी बैचलर्स की जो डिग्री है, वो इंग्लिश के अंदर थी मगर जो आपका ये लैंग्वेज ऑफ आपकी इंस्ट्रक्शन थी वो इंग्लिश थी, तो आप यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिल जाता है प्रोफिशिएंसी लेटर। तो आप वो लेके जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। मगर जो है वो उन्होंने साथ ये भी मेंशन किया होता है कुछ जगहों पे कि जो जिन्होंने आइल्ट्स किया होगा या टोफल किया होगा डेफ़िनेटली जब लास्ट पे मेरिट बनेगा, तो उनको कुछ थोड़ा-सा एज ज़्यादा दिया जाएगा उनकी निस्बत की जिनके पास प्रोफिशिएंसी लेटर हो। ये बात स्पेशली यूरोपियंस के लिए है, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए क्योंकि यूके, कनाडा और यूएस उसके लिए तो आइल्ट्स और टोफल जो है वो कंपल्सरी है। ठीक है। शेरियार, लेंग सवाल करता हूँ। एक तो ये बताइए मुझे जरा कि इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी, मैंने जिस तरह मेंशन किया कि आइलेट्स वो आपने कहा कि वेरी करते हैं प्रोग्राम टू प्रोग्राम, ये जरा बताइए कि इसमें पाकिस्तान के लिए कोई रिजर्व सीट है या ये वर्ल्ड वाइड मेरिट लेता है। दूसरी सवाल कि इसमें हर प्रोग्राम में कितने बंदे चाहिए होते हैं, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है। उमर भाई इस तरह था कि ओवरऑल जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए तकरीबन 2400 के अराउंड स्कॉलरशिप्स होते हैं मोर और लेस। और इसमें ये होता है कि इन्होंने कुछ कैटेगरीज जो हैं वो डिफाइन की होती हैं, जिसमें एक प्रोग्राम कंट्री होता है और एक पार्टनर कंट्रीज होता है। और प्रोग्राम कंट्रीज वो होती हैं कि जिनके अंदर आप आके पढ़ रहे होते हैं, मतलब जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज होंगी ये एज अ प्रोग्राम कंट्री जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। जो भी वो बच्चे जो 1 साल से ज़्यादा किसी भी यूरोपियन कंट्री में स्टे कर चुके हैं, तो वो एज अ प्रोग्राम कंट्री के तौर पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। और रही बात हमारी जो भी एशियंस और अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये एज अ पार्टनर कंट्रीज आते हैं। और जो भी सीट्स होती हैं वो 75% जो कोटा कह लें कि वो पार्टनर कंट्रीज़ के लिए होता है और 25% जो है वो प्रोग्राम कंट्रीज़ के लिए होता है। और इसके अलावा हर प्रोग्राम के अंदर ये लाज़मी नहीं होता कि उन्होंने हर कंट्री से बंदा ले लेना होता है, कोई भी स्टूडेंट लेना ही होता है। तो वो डिपेंड करता है, मगर ये रूल ये है कि किसी भी प्रोग्राम में मैक्सिमम 3 से ज़्यादा बच्चे एक कंट्री से नहीं हो सकते। जबरदस्त जबरदस्त। और ये कब अनाउंस होते हैं ये स्कॉलरशिप? ये बेसिकली अल्मोस्ट सितंबर से स्टार्ट हो चुकी होती हैं इनकी जो एप्लीकेशन है, बल्कि आजकल भी काफ़ी प्रोग्राम्स की जो है वो डेडलाइंस जारी हैं। ये तकरीबन सितंबर से स्टार्ट होके मार्च के एंड तक जो है वो चलती हैं। ये अरे वेरी करता है कि आपके जो प्रोग्राम है उसकी डेडलाइन क्या है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो दिसंबर में ही अपनी डेडलाइन एंड कर देते हैं, कुछ हैं वो मार्च तक दे जाते हैं। तो ये भी प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। अच्छा, तो मैं क्या करूं अब, देख लूं? देखना चाहिए, जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इंशाल्लाह आई विल। देखना चाहिए। अच्छा, इसमें बेनिफिट्स क्या है? आपने अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है, वीज़ा प्लस ट्रैवलिंग, फिर वहाँ पे अकोमोडेशन और फिर स्टेपेंड, अगर इसके बारे से अगर आप ज़रा इंफॉर्मेशन शेयर करें प्लीज़। जी उमर भाई, ये कि आपकी कह लें कि ए टू जी जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो स्कॉलरशिप के अंदर कवर्ड होते हैं। इवन कि कुछ आपके जो शुरू में वीज़ा से वैसे भी जो स्कॉलरशिप्स होल्डर होते हैं उनके लिए तो वीज़ा फीस वैसे ही जो है वो एम्बेसी ने जो है वो कंसीडर किया होता है कि वो उनसे वीज़ा फीस नहीं लेते। और दूसरा बाकी ये कि आपको सिर्फ उधर से टिकट करवा के एक बार इधर आना होता है बस। और इसके अलावा जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, मंथली एक्सपेंसेस हैं, आपके ट्रैवलिंग अलाउंस हैं,
पूरे 2 साल के लिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है और आपकी ट्यूशन फीस है, ये सब कुछ जो है वो कवर होता है इसके अंदर। और अगर आप थोड़ा-सा फैक्ट्स एंड फिगर्स देना चाहें तो वो ये होता है कि वो पर ईयर आपको जो है वो 3500 यूरोस ये ट्रैवलिंग अलाउंस होता है और इसके अलावा 1000 यूरो जो है वो पर मंथ आपको जो है वो ठीक है, दिया ठीक है। जाता है। आप कैरी करें प्लीज, आप कैरी करें। जी। जी, जी, वो मेरी बात होगी। ठीक है। और ये एनुअली वन वन टाइम होता है? जी, ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है क्योंकि मास्टर्स जो है वो 2 साल का प्रोग्राम होता है, तो मतलब 2 सालों का अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 7000 यूरोज़ बन जाता है, जो कि आपको 2 साल में दिया जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस की मद में। और इसके अलावा 1000 यूरोज़ जो हैं वो आपको पर मंथ जो है वो एज़ अ लिविंग एक्सपेंसेस के तौर पे दिए जाते हैं, जिनमें आपने अपनी रेज़िडेंस, आपने अपना खाना-पीना, ये सारी चीज़ें आपने खुद ही मैनेज करनी होती हैं। और इसमें आप साइड वाइज जॉब कर सकते हैं? साइड वाइज जो बेसिकली वैसे तो प्रेफर नहीं किया जाता कि वैसे मेरा जो अभी तक ख्याल है कि मे बी के कोई रूल्स हो कि अलाउ है, मगर अलाउ इस सेंस में है कि वो आपके वीज़ा कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जैसे कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर बेल्जियम के अंदर था, तो मुझे जो मेरे पास वीज़ा था स्टूडेंट वीज़ा, उस पे मुझे वर्क अलाउ नहीं था। और इसके अलावा जो मेरा पुर्तगाल का था या स्पेन का था, उसमें भी मेरे पास जो है वो वर्क पे अलाउ नहीं था। मगर ये जो है जर्मनी के अंदर कुछ मेरे कोलीग्स हैं, तो उनको जो है वो पर वीक 20 आवर्स जो है वो अलाउ है। और डेनमार्क के अंदर भी मेरे पास जो वर्क परमिट है, इसके ऊपर भी जो है वो 20 आवर्स जो है वो पर वीक अलाउ है। अच्छा, और साथ में इसमें यूरोप की कितनी कंट्रीज शामिल हैं इस प्रोग्राम में? ये तकरीबन सारी कंट्रीज़ यूरोपियन जो हैं वो शामिल हैं इसके अंदर, लेकिन जो पर्टिकुलरली मेरा प्रोग्राम है, इसके अंदर जो है वो नॉर्वे, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम और फ्रांस, ये 5 कंट्रीज़ हैं। अच्छा, तो आपने फ्रांस को स्किप किया? मैंने फ़िलहाल फ्रांस और नॉर्वे को स्किप किया। यार, फ्रांस की ज्यादा की है आपने। बस वैसे ही कुछ 1-2 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ जो है वो कुछ अट्रैक्शंस नहीं आती, जिनमें फ्रांस भी शामिल है, तो बस इस वजह से उधर थोड़ा-सा प्लान बना जाने का। अच्छा, एक और सवाल। इस हमने रिक्वायरमेंट्स की बात की, हमने आइलेट्स की बात की, लेकिन हमने ये बात नहीं की इसमें आपने करना क्या होता है। एप्लीकेशन जब आप शुरू करते हैं इसमें कोई मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है, कोई और रिक्वायरमेंट है? तो अगर उसके हवाले से आप जरा बताएं। बेसिकली मैं किसी भी प्रोग्राम के लिए कुछ स्पेसिफिक तो नहीं जो है वो जो भी रिक्वायरमेंट्स है बता सकता, मगर एक जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो तकरीबन आपको हर इरास्मस स्कॉलरशिप्स के लिए जो है वो चाहिए होंगे। सबसे पहले तो जी हमारा पासपोर्ट है, उसके बगैर जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट नहीं होती। और इसके बाद एक रेजिडेंस लेटर होता है, जो कि आप किसी प्रोफेसर से या आप जो यूनियन काउंसिल है तो आप उससे भी बनवा सकते हैं। बेसिकली उस रेजिडेंस लेटर का ये मतलब होता है कि ये बच्चा जो है वो 1 साल से ज़्यादा किसी भी यूरोपियन कंट्री में पहले स्टे नहीं कर चुका होता। क्योंकि जैसे मैं पहले बात कर चुका होता हूँ कि 2 कैटेगरीज़ होती हैं, एक प्रोग्राम और एक पार्टनर कंट्री। तो उस कोटा सिस्टम की वजह से वो ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो माँगते हैं, ताकि फिर वो देख सकें कि ये बच्चा प्रोग्राम कंट्री के तौर पे अप्लाई कर रहा है या पार्टनर कंट्रीज़ के तौर पे अप्लाई कर रहा है। और इसके अलावा आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और अर्ली स्टेज मतलब कि एप्लीकेशन सबमिट करवाते वक़्त उनकी लीगलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो ये सारा जो भी लीगलाइज़ेशन है वो आपकी आफ्टर सिलेक्शन वीज़ा प्रोसेस के लिए होती है। और वो बच्चे जो अभी मतलब कि अपने फाइनल ईयर के अंदर हैं या मतलब अभी वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो मतलब प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर उन्होंने मेंशन किया है कि वो बच्चे जो अभी लास्ट ईयर में हैं अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए ज़ाहिर बात है कि उनके पास डिग्री तो नहीं होगी, तो वो एक होप सर्टिफिकेट बन जाता है, जिसमें मेंशन होता है कि ये बच्चा जो है वो सितंबर 2022 और 2023 में जो है वो ग्रेजुएट हो जाएगा। तो उसके बिना पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके रिकमेंडेशन लेटर होते हैं, ये भी प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि वो आपसे ऑनलाइन रिकमेंडेशन लेटर ले रहे हैं या जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में। ऑनलाइन से मुराद ये है कि वो सिर्फ़ प्रोफ़ेसर जो भी आपका रेफ़री होगा, उसका नाम, उसका डेज़िग्नेशन और उसकी ईमेल, ये 3 से 4 चीज़ें वो आपसे रिक्वायर्ड कर लेते हैं। तो फिर वो खुद ही जो है वो आपका जो भी रेफ़री है उसके साथ वो कॉन्टैक्ट करके, तो उनको एक ईमेल के जो है वो एक फ़ॉर्म भेज देते हैं, जो कि आपके रेफ़री ने आपके तौर पे जो है फ़िल करना होता है। और जो एक क्लासिकल वे है वो यही है कि आप प्रोफ़ेसर से बनवा के उसे स्कैन करके एज़ अ पीडीएफ अपलोड करते हैं। और इसके अलावा आइल्स और टोफल की हम पहले बात कर चुके हैं कि काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जिनमें मतलब कि कंपल्सरी नहीं है, ज़ाहिर बात है अगर आपके पास है तो आपको एज होगा उस चीज़ का।
क्योंकि मेरे प्रोग्राम पर्टिकुलर इन्होंने तो अभी जो हमारे कोऑर्डिनेटर ने हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, उसके मुताबिक ये है कि इन्होंने 10% जो भी टोटल मतलब कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उनमें 10% जो वेटेज होती है वो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ही होती है। अगर आपने आइल्स किया होगा तो वो आपके बैंड्स की बिना पे जो है वो आपको आउट ऑफ 10 जो है वो मिलेंगे। अगर आपने नहीं किया तो फिर वो जो एक जो स्टैंडर्ड है ना, मतलब 5% आउट ऑफ 10 जो है वो आपको दिया जाता है। और सबसे लास्ट पे जो मेजर डॉक्यूमेंट्स है, जिसे किसी भी स्कॉलरशिप की जो है वो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो है आपका मोटिवेशन लेटर। और ये मोटिवेशन लेटर की गाइडलाइंस जो हैं वो, क्योंकि ये तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अगर इसको डिस्कस करने बैठ जाएं तो इसमें ये कि यूट्यूब पे काफ़ी पाकिस्तानी कोलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जिन्होंने अपने कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हुए हैं कि किस तरह जो है वो बनाया जाता है। और आखिरी बात इसमें ये भी है कि आप अपने प्रोग्राम की गाइडलाइन देख लें, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चंस दे दिए होते हैं कि आपने ये 5 से 6 क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है अपने लेटर के अंदर। और कुछ होते हैं उन्होंने आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी होती, तो आपने अपने हिसाब से जो है वो अपनी स्टोरी टेलिंग करनी होती है। ठीक है। तो और इसमें ये है फ़ायदा है कि आपको कोई रिसर्च प्रपोज़ल या इस तरह की चीज़ जो है वो आपको सबमिट नहीं करवानी पड़ती। शहरियार, आपने जिक्र की मोटिवेशनल लेटर के हवाले से, तो वो भी सबसे अहम चीज होती है, वो जो उसकी वेटेज होती है। इसके अलावा जीपीए, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, लीडरशिप स्किल्स, ये मैटर करती है। ये बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी जो भी आपकी प्रोफ़ाइल है उसको बूस्ट अप करती है। इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, ऑनलाइन कोर्सेज़। क्योंकि ये जो कोविड का सिचुएशन था इन दिनों में, जो है वो बहुत सारी वेबसाइट्स ने जो है वो आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ भी ऑफ़र किए थे। क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज़ में वो एक आपकी सेल्फ लर्निंग जो है वो इनको शो हो रही होती है कि जी एक बच्चा जो है वो एक सेल्फ लर्नर भी है, तो वो अपने तौर पे जो है वो सीख भी रहा है कुछ चीज़ें। और लास्ट जो एक डॉक्यूमेंट्स हम इसमें ऐड करना भूल गए, वो है सीवी आपकी। पूरे यूरोप का एक स्टैंडर्ड है कि एक यूरोपास इनकी वेबसाइट है। आपने जो भी सीवी बनानी है तो वो आप उसी वेबसाइट से ही बनाएँगे, जो कि इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो ठीक है। वो बेसिकली एक ऑनलाइन मतलब वेबसाइट है, उसके अंदर आप जो है वो अपना डाटा पुट करते हैं, तो लास्ट पे ऑटोमेटिकली मतलब ये पीडीएफ की फॉर्म में जो है वो आपको सीवी मिल जाती है। ठीक है। और ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन है, बस ये आखिरी सवाल होगा। जस्ट ये बताए कि आप जो अप्लाई करते तो कितना मुश्किल था, और आप स्टूडेंट को ये क्या कैसा मैसेज देंगे कि एरास्मस मेंडस स्कॉलरशिप हासिल करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। है बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि जो एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है वो बच्चों के पास जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इवन कि मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो आज तक जो है वो मैंने 4 साल जो है वो बैचलर के गुज़ारे हैं। तो अभी तक कुछ इस तरह का सेमिनार या कुछ इस तरह की वर्कशॉप्स नहीं देखी जहाँ पे बच्चों को बताया जाए कि जी कि इस जो है वो वर्ल्ड के अंदर कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। और बाकी जैसे आपने पहले ही मेंशन कर दिया है कि म मुश्किल है, मगर जो है वो नामुमकिन नहीं है। तो इसमें यही है कि जो गाइडलाइंस हैं, अगर आप उसको जो है वो प्रॉपर्ली फ़ॉलो करते हैं, अगर आप अपनी प्रोफ़ाइल को जो है वो उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं, और बेसिकली इन अ सिंपल वर्ड ये मार्केटिंग होती है, आपने अपने आप को जो है वो बेचना होता है कि जी मैं ही मतलब कि क्यों एक अच्छा कैंडिडेट हूँ या मुझे ही क्यों सेलेक्ट करें। तो वो आपने अपने मोटिवेशन लेटर के थ्रू उनको अपनी एक स्टोरी बतानी होती है। तो बस यही चीज़ है। सो उबैद के साथ हमने लास्ट टाइम जो किया था, तो उन्होंने भी एक ऑफर की थी कि मैं 5 से लेकर 10 बच्चों को हेल्प आउट कर सकता हूँ इस स्कॉलरशिप की, अपनी जो स्कॉलरशिप इसके ऊपर। तो आप कितने बच्चों को ऑफर कर रहे हैं कि अगर हम आपको दे दें। सर हम कोई आपको फिगर्स तो नहीं दे सकते। बाकी ये कह लें कि जी जितने आगे कोशिश करेंगे कि जितना हो सका करेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि आप हमें 2 को व हमारे साथ कॉन्टैक्ट करवाएँ या 3 के साथ हों। जिनकी जो भी क्वेरीज़ होंगी तो कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सका जो है उनको हल किया जाए। आप मुझे ज़रा फिर अपना ईमेल भिजवा दें, अगर आप पॉसिबल है, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका ईमेल दे दूंगा। लेकिन जायज़ सवालात और वैलिड सवालात करने चाहिए। जो भी आपकी क्वेरीज है वो इंशाल्लाह वो लजीज शेरियार आपको जवाब देंगे, गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच शेरियार, आपने बहुत ब्रीफली हमारे साथ बात की। और
आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आपने खुद मुझे मैसेज किया। सो दिस शोज कि आप कितना आप दर्द समझते हैं अपने मुल्क के लिए। जब आप अपने मुल्क से बाहर जाके अपने मुल्क का जो दर्द है ना, वो अपने लोगों का दर्द है, वो आप समझते कि ताकि और लोग भी इधर आ जाएं। बिल्कुल। लास्ट पे एक मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप मेरी ईमेल की बजाय जो है वो मैं अपना फेसबुक का आपको अकाउंट शेयर कर दूंगा, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ईमेल आपको पता है कुछ प्रोफेशनल ईमेल होती हैं, तो वो आंसर करना थोड़ा सा ना फिर मुश्किल हो जाता है। और ठीक है। दूसरा, अभी तो वीडियो मेरे ख्याल अभी रिकॉर्ड हो रही है, तो एक और मैसेज ये है कि जब भी आप किसी को जो है वो अप्रोच करें तो उसका एक तरीका होता है। ये ना हो कि आप सिर्फ मैसेज में लिखें अस्सलाम वालेकुम और फिर वेट करें कि अगला बंदा आपको जवाब दे, तो फिर आप आगे से पूछें जी क्या हाल है। तो बेसिकली तो यही है कि आपकी जो भी क्यूरीज हैं, जो आप जानना चाह रहे हैं, जिस चीज़ की समझ नहीं है, तो आप एक साथ ही जो है वो टेक्स्ट सारे जो है वो भेज दें, ताकि जैसे टाइम हो तो आपको क्विकली रिस्पॉन्स कर दिया जाए। थैंक यू शेरियार फरीद वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस, फॉर गिविंग अस टाइम। आपकी रिसर्च और थीसिस भी चल रही है, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। आपने सुना शेरियार फरीद को, जो जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, लेकिन इस वक्त डेनमार्क में अपने फाइनल सेमेस्टर के हवाले से मौजूद है। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम अपने जो सीरीज़ है ये जारी रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड होगा उसमें कोई नया बंदा इंशाल्लाह अज़ीज़ हम इनवाइट करेंगे, और इस तरह हम कोशिश करेंगे कि हम आपको फैसिलिटेट करें इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटी के वाले से। थैंक यू सो मच हेरार। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। वस्सलाम।